नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको ब्रिटिश शासनकाल में भारत में शिक्षा के विकास के बारे में बताऊंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों ने प्रारंभ में भारत में शिक्षा के विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। कंपनी भारतीयों को शिक्षित करना अपना कर्तव्य नहीं मानती थी। उस समय निजी शिक्षण संस्था ही ज़्यादा थी और ये संस्था अनुदान से चलती थी। हिंदू और मुसलमानों के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्रमशः पंडित और मौलवी विद्यादान करते थे। इस समय की प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः व्यवहारिक थी और उच्च शिक्षा प्रधानतः दार्शनिक, साहित्यिक और धार्मिक थी। यद्यपि सरकारी तौर पर कंपनी ने शिक्षा के प्रचार के लिए प्रयास नहीं करे, परंतु इस समय कुछ उदार और विवेकशील अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों ने इस दिशा में कुछ प्रयास किए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने प्रयासों से 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। बाद में उसके सहयोग से सर विलियम जोन्स ने 1778 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्य प्रयास बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के 1781 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। अंग्रेज धर्म प्रचारकों और ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा के प्रचार के लिए प्रयत्न किए। कैरी, टॉम्स, मार्शमैन और वार्ड जैसे धर्म प्रचारकों ने कलकत्ता के निकट रामपुर में ईसाई धर्म एवं आंग्ल शिक्षा के प्रचार के प्रयास किए। 26 देसी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद निकाला और उसका प्रचार किया। डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की, जो एक मिशनरी के रूप में कार्य करती थी। इसी प्रकार राजा राममोहन राय, राजा राधाकांत देव, महाराजा तेजस चंद्र राय बहादुर आदि के प्रयासों से ही शिक्षा प्रारंभ हुई। राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइट ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला, जो आगे चलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। इन व्यक्ति और निजी संस्थाओं के द्वारा शिक्षा के प्रचार से कंपनी भी शिक्षा के महत्व को समझने लगी और उनके दिमाग में ये बात आ गई कि ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए भारतीयों के शिक्षित वर्ग को तैयार करना आवश्यक था, जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का हिमायती हो। इस कारण 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्रांट और विल्बर फोर्स इंग्लैंड में इस बात पर बल दे रहे थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया जाए। 1811 में लॉर्ड मिंटो ने लैंसडाउन, हेवर्ड और कोलब्रुक के साथ मिलकर शिक्षा की घोषणा निकाली, जिसमें भारतीयों में शिक्षा की बुरी अवस्था पर दुख प्रकट किया गया और इस अवस्था में सुधार लाने के लिए सुझाव कंपनी को दिए गए। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर एक्ट में ही किया। इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कंपनी के संचालकों ने भारतीयों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इसके लिए गवर्नर जनरल को अधिकार मिला कि वह 1 लाख रुपए की राशि शिक्षा के कार्यों पर खर्च कर सकता है। यह रकम साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए और अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित था। फिर भी कंपनी ने इस योजना पर गंभीरता से विचार नहीं किया और 1823 तक इस योजना के तहत कोई भी धनराशि खर्च नहीं की जा सकी। बहुत दिनों तक तो यही निश्चित नहीं किया जा सका कि 1813 के एक्ट के द्वारा स्वीकृत राशि में से किस प्रकार की शिक्षा के विकास पर खर्च किया जाए। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के समर्थकों का यह विचार था कि भारतीयों को पश्चिमी ढंग की आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दी जाए। राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान भारतीय भी इस विचारधारा के समर्थक थे। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति, जिसमें अंग्रेज भी शामिल थे, प्राच्य भाषा और शिक्षा को विकसित करना चाहते थे। इस मतभेद ने कटुवादवाद का रूप धारण कर लिया और इस विवाद का अंत 1835 में विलियम बेंटिंक के समय हुआ।
गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। 2 फरवरी 1835 को उसने अपना प्रसिद्ध पत्र काउंसिल के समक्ष पेश किया। उसने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी शब्दों में आलोचना की और आंग्ल भाषा और साहित्य की प्रशंसा की। उसका कहना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समझ साहित्य से अधिक मूल्यवान है। वह भारत में ब्राउन रंग के अंग्रेज का एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जिन्हें कम खर्चे पर कंपनी के निम्न पदों पर नियुक्त किया जा सके। उसने इस बात पर भी पर्याप्त बल दिया कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषी का काम कर सके। यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचार, आचरण और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हों। लॉर्ड मैकाले की यह योजना थी कि भारत के उच्च वर्गों को अंग्रेजी माध्यम के द्वारा शिक्षित किया जाए और वह जनसाधारण को शिक्षित करने के लिए लालायित नहीं था। वह इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में विश्वास करता था। इसके द्वारा अंग्रेज पढ़े लिखे लोग दुभाषी का काम कर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को जनसाधारण तक पहुँचाते। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1885 को इस योजना को स्वीकार कर लिया। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि कंपनी सरकार भारत में यूरोपियन साहित्य और ज्ञान विज्ञान के प्रचार के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रयास करे और सभी खर्चे इसी उद्देश्य से किए जाएं। इस निर्णय पर विशेषकर बंगाल में तेजी से कार्य प्रारंभ किया गया। स्कूल और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी गई। कुछ नए अंग्रेज स्कूल और कॉलेज भी खोले गए। 1844 में इस बात की घोषणा से कि सार्वजनिक सेवा में स्वेच्छा से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को ही नौकरी मिलेगी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार तेजी से होने लगा। सरकार ने देसी भाषाओं के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दौर आता है 1854 के वुड डिस्पैच के समय। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 के नए चार्टर में भारत में शिक्षा के विकास की जांच करने के लिए एक समिति गठन का प्रावधान किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। वुड ने भारत में शिक्षा की एक वृहद योजना तैयार की। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस शैक्षणिक विज्ञप्ति ने सरकार को जन शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा। चार्ल्स वुड के डिस्पैच की मुख्य प्रावधान ये हैं: सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, परंतु देसी शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाए। ग्राम स्तर पर देसी भाषाओं के विकास के लिए प्राथमिक पाठशालाएं, उनके ऊपर एंग्लो वार्नाकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापित की जाए। व्यावसायिक और प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाए। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। निजी शिक्षण संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी अनुदान दिया जाए। 3 प्रेसिडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय खोले जाएं और इनका मुख्य काम परीक्षा संचालित करना हो। शिक्षा के प्रशासन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की जाए। सरकार ने इस योजना पर काम किया। विभिन्न प्रांतों में शिक्षा निदेशक बहाल किए गए। उनकी सहायता के लिए इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई। यह सभी अधिकारी लोक शिक्षा डिपार्टमेंट से संबद्ध कर दिए गए। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं, हाई स्कूल और कॉलेजों की संख्या बढ़ी। कुछ महिला पाठशाला भी खोली गई और निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान भी दिया गया। 1854 से 1882 तक भारत में शिक्षा की प्रगति सराहनीय रही। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग में अध्यक्ष के साथ 20 अन्य सदस्य थे, जिनमें 8 भारतीय थे। आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रचार के लिए उपाय भी सुझाने थे। आयोग ने भारत के विभिन्न भागों का दौरा कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके प्रावधान थे: उच्च शिक्षण संस्थाओं के संचालन से सरकार धीरे धीरे पीछे हट जाए और इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता और विशेष अनुदान निर्धारित कर देने चाहिए। कॉलेजों में अनेक ऐच्छिक पाठ्यक्रम होने चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। छात्रों से ली जाने वाली फीस और छात्रवृत्ति संबंधी नियम बनाए जाने चाहिए।
हाई स्कूलों में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। स्कूलों में पुस्तकालय और फर्नीचर की व्यवस्था हो। सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषय में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए, जो शिक्षा के लिए उपकर भी लगा सकें। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्न को भी प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। महिला शिक्षा को बढ़ावा भी दिया जाए। हंटर कमीशन के इन सुझावों के फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। हम देख सकते हैं कि जहां 1881-82 में उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5,403 थी, वह 1901 और 2 में बढ़कर 23,000 तक पहुंच गई। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यार्थियों की शिक्षा 2,14,077 से बढ़कर 5,90,129 तक हो गई। सरकार का ध्यान उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और कुलीनों को शिक्षित करने की तरफ ज़्यादा रहा। जनसाधारण शिक्षा के प्रति वह उदासीन या निरुत्साहित रही। भारत का कुलीन या मध्यम वर्ग भी वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ आकृष्ट नहीं हो सका। मुसलमानों का भी अंग्रेज शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं था। धन्यवाद।